नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, एक बार फिर से एक पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर तांत्रिक क्रियाएं इन्वॉल्व हैं, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर अफेयर है और जिसके अंदर पूरे परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। दोस्तों, आमूमन तौर पे जब अफेयर रिलेशनशिप खराब होने की बात आती है या हम बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि पति पत्नी के बीच में अलगाव हो गया होगा, या तो पति का कहीं पर अफेयर हो गया होगा, या जो अधर्म पत्नी है उनका अफेयर हो गया होगा। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अफेयर किसी और का है और घर किसी और का डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों, जिन महिला की ये पूर्व जन्म की कहानी है, वे अपने ससुर जी के अफेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके ससुर जी इनकी आयु से एक 10-12 वर्ष बड़ी आयु की महिला के साथ इन्वॉल्व हैं। शायद 10-12 वर्ष नहीं है, 4-5 वर्ष इनसे बड़ी होंगी। मतलब लगभग इन्हीं की आयु की एक महिला के साथ इनके ससुर जी इन्वॉल्व हैं, जिसको लेकर के ये बहन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चलती हैं। इनका ऐसा कहना था कि मेरे मन में यही विचार चलता रहता है कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि ये दोनों अलग कैसे होंगे। अब ये उनको अलग करा पाएं या ना करा पाएं, लेकिन वो जो महिला है उसके बारे में इनको ऐसा पता लगा है कि वो बहुत सारी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं कराती हैं, और तांत्रिक क्रियाएं जो वो कराती हैं उनकी मेन टारगेट हैं हमारी क्लाइंट, यानी कि वो बहन जो कि अपने पूर्व के जीवन का रहस्य जानना चाहती थी, कार्मिक अकाउंट जानना चाहती थी। वो इनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कराती रहती हैं। अच्छा, जो ससुर जी हैं, ससुर जी भी अपने परिवार के बारे में न सोच करके उस महिला के साथ न केवल प्रेम प्रसंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, बल्कि पूरा जो परिवार है उसके अंदर तांत्रिक क्रियाएं कराने के अंदर भी इनके ससुर जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहन बार बार ऐसा सोचती हैं कि भैया, अगर तुमने अफेयर करना है तो तुम करो, तुम्हारे को इन्वॉल्व होना तो हो, ठीक है, हमारे को पसंद नहीं है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे को वो चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम अपने ही घर के बच्चों के ऊपर एक बाहर की महिला के साथ मिलकर के तांत्रिक क्रियाएं कैसे करा सकते हो। तो ये बात कैसे पता लगती है? देखो दोस्तों, जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं तो वन ऑफ द मेथड इज कि कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको इन संकल्पों के साथ नेगेटिवली चार्ज किया जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति का वो नुकसान करें, या जो व्यक्ति उसको छू ले उसका नुकसान करें। तो इस प्रकार की जो सामग्री है, इनके ससुर जी को इन्होंने घर में लाते हुए देखा है, और ये लोग जानते हैं कि भाई वो महिला जो है वो करवाती है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भाई वो इन्वॉल्व्ड हैं और तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं। डायरेक्टली इनकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अब बहन श्योर नहीं है कि भाई तांत्रिक क्रिया की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है या वैसे ही आ रहा है। तो 3 मेन समस्याएं इन बहन ने बताई। सबसे पहला इन्होंने बताया कि भैया फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है। जैसे तैसे करके इनका कुछ इस प्रकार का बिजनेस है कि कई बार क्या अच्छी डील्स आ जाती है तो एक अच्छा अमाउंट इनके परिवार के अंदर आ जाता है। तो पहले तो ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर हम डील्स को क्लोज ही नहीं कर पाते। जहां दुनिया 1 महीने के अंदर 5-5, 6-6 डील्स क्लोज कर रही हैं, हमारे 2-2 महीने के अंदर एक डील को हम क्लोज करते हैं, उसी जगह पर रहते हैं, वहीं पर हमारी दुकानें हैं। तो कहते हैं कि भाई हमारे जो क्लोजर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि पहला तो यह कि फाइनेंस आता ही नहीं है, और गलती से अगर फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया घर में, डील अच्छी हो गई, तो वो ऐसे ऊल जलूल चीज़ों के अंदर वेस्ट हो जाता है पैसा कि इनको समझ में नहीं आता है कि यार हमारे को फलता क्यों नहीं है, पैसा फलता ही नहीं है। मतलब आकर के जैसे खराब हो जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा किसी के। फिर इनका जो विवाह है दोस्तों, इनके विवाह से इनको 2 पुत्र प्राप्त हैं। अच्छा, तो फाइनेंस की बात करें वो हो जाता है, ले बस मतलब रोटी पानी चलती है, ठीक है जी। अब रोटी पानी चलती है तो ये घर को इसलिए भी नहीं छोड़ पाते, अलग इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि अल्टीमेटली जो ससुर जी की प्रॉपर्टी है, उनकी जो पेंशन वगैरह है, कि अल्टीमेटली रोटी पानी फिर उसी से हो पाती है इनकी, है ना। तो जैसे तैसे ये लोग गुजारा करते हैं, लेकिन इनका अपना फाइनेंस जो है जिससे इंसान अपने को सशक्त कर लेता है, वो सशक्तिकरण के जीवन के अंदर नहीं है। फिर अपने 2 बेटे हैं इनके, दोनों बेटों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चलती है। एक बड़े वाला बेटा है, बड़े वाला बेटा जो है हमेशा से बीमार रहता है ना। मतलब काफ़ी समय हो गया बड़े वाले बेटे को बीमार रहते हुए। उसकी बीमारी के कारण क्या है यही ही समझ में नहीं आते हैं। ये लोग फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वो बीमार रहता क्यों है।
और अलग अलग प्रकार, कभी बुखार हो जाना, कभी कमजोरी आ जाना, खांसी जुकाम होना, मतलब अपने बड़े लड़के को तो बीमारी रहती है। उसके बाद इनका जो छोटा लड़का है, अच्छा बड़े वाला लड़का बीमार रहता है तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से कर नहीं पा रहा है, पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। छोटा वाला लड़का है, छोटा वाला लड़का बीमार नहीं रहता है लेकिन पूरे घर में सबका सरदर्द करके रहता है, क्योंकि छोटे वाले लड़के को झगड़ा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा इनके साथ झगड़ता है। एक विशेष बात इन्होंने नोटिस करी है कि इनका जो छोटे वाला लड़का है वो भोलेनाथ का भक्त है, और उसको कोई उनके जैसे गुरुजी हैं, कोई जैसे सिद्धू पुरुष होते हैं जैसे अपनी जानकारी में, उन्होंने उनको रुद्राक्ष दिया था पहनने के लिए, लेकिन वो लड़का हमेशा रुद्राक्ष नहीं पहनता, कभी पहनेगा कभी मंदिर में छोड़ देगा, पहनेगा कभी मंदिर में छोड़ देगा। इन बहन ने ये चीज़ नोटिस करी कि जब भी वो रुद्राक्ष को पहन करके रखता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े करने बंद कर देता है, शांत रहता है। लेकिन जिस दिन उसने रुद्राक्ष उतार करके रख दिया, उस दिन छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पे सब लोगों के सर होना, और विशेषकर इनके सर होना। सबसे ज़्यादा छोटा वाला बेटा इनसे ही लड़ाई करता है, और मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो मेरे लिए ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ताने कसता रहता है। इस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों यही कुछ इनके कारण थे। इनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ससुर जी क्यों तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं उनके साथ मिलकर के, वो जो महिला है उसका इनसे क्या लेना देना, इन पे क्यों तांत्रिक क्रिया करा रही है, एक थर्ड पर्सन है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्यों हैं, ये सभी प्रश्नों को लेकर के इन बहन ने अपना एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर कराया था। दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर 4 से 5 प्रश्न आपसे लिए जाते हैं, फिर जो हमारे एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर करने वाले जो हमारे हीलर हैं उनका अपना साधना का एक समय है, जिस साधना के समय के दौरान आपके सभी प्रश्नों को लेकर के आपकी फ़ोटो उनके पास होती है, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं, और जो आप अपने प्रश्न पूछते हैं, आपकी जो आवाज़ है, जो आपका एनर्जी का जो सिग्नेचर है, आपकी आवाज़ को सुन करके फिर जो है वो अपने जो उनके इष्ट हैं जिनके वो साधना करते हैं, उनके माध्यम से आपके पूर्व के जन्मों के दृश्यों को इमर्ज कराते हैं। वो फिर पूरा डिटेल बनाते हैं कि क्या क्या दृश्य उनके सामने इमर्ज हुए, क्या क्या चीज़ें निकल करके आई, वो अपने हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है जिसके अंदर फिर वो चीज़ों को बताते हैं कि उनको क्या दिखाई दिया, और आपके आज के लाइफ से पूर्व का जीवन जो उनके सामने आया उसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों एक बात को हम बहुत लंबे समय से नोटिस कर रहे हैं, आप सभी को भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो हीलर हैं, जो एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर करने वाली बहन हैं, ये अमूमन तौर पे अपने जब ये दृश्यों से आती हैं और आकर के जब बताती हैं, कई सारी ऐसी बातें जब क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है वो उनको ऐसी ऐसी बातें बता देती हैं जो कि क्लाइंट ने बताई नहीं थी। क्या होता है, 4-5 चीज़ें बतानी होती हैं, अब हर चीज़ ध्यान भी नहीं रहती है, कई सारी ऐसी चीज़ें वो इनको बता देती हैं कि भाई मेरे को तो ये वाली चीज़ भी रियलाइज़ हुई है, मेरे को ये वाली चीज़ भी दिखाई गई है, तो क्या ये बात सच है। तो ऐसा इस केस के अंदर भी हुआ। कुछ ऐसी बात है जो कि क्लाइंट ने तो हम लोगों को नहीं बताई थी सेशन कराने के टाइम पे, लेकिन जब वो इनके लिए मैसेजेस लेकर के आए, सारे दृश्य लेकर के आए, और फिर क्लाइंट के साथ हीलर ने जब मीटिंग करी कि भैया ये सब कुछ है, तो कुछ बातें बताएगी, तो क्लाइंट ने कहा कि हाँ भाई ये वाली बातें भी सही हैं, और फिर जैसे है कि उनके लिए क्या सोल्यूशन इनके लिए होना चाहिए, क्या इनको करना चाहिए अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, वो सब भी जो फिर हीलर हैं उन्होंने क्लाइंट को बताया। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब पूर्व के जीवन के दृश्य हीलर के सामने इमर्ज हुए तो क्या दृश्य इमर्ज होते हैं, क्या कहानी निकल कर आती है, वो सभी आपको हम बताते हैं। तो पहले ही दृश्य के अंदर एक चौधरी साहब जो है उनको नजर आने लगते हैं, मतलब चौधरी टाइप पर्सनालिटी है, बहुत ही रसूखदार एक व्यक्ति नजर आने लगता है जिसको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है और वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। और जब ये पर्सनालिटी उनके सामने आती है, ये कोई ठाकुर साहब हैं, उनकी पर्सनालिटी जब सामने आती है ईगोइस्टिक व्यक्ति की, तो उस एक बात बार बार हीलर के मन में गूंजती है उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जिस चीज़ पर उसने हाथ रख दिया वो चीज़ उसकी होनी चाहिए। अगर जिस चीज़ के बारे में उस व्यक्ति ने सोच लिया
और वो उसको नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस चीज़ को पाने में जो कि उसको नहीं मिल रही है। और आगे ऐसा दिखाई देता है कि जिस गांव के अंदर वो व्यक्ति जमींदार है, उसी गांव के अंदर एक गरीब लेकिन बहुत ही सुंदर कन्या रहती है। अब ये जो ठाकुर साहब हैं, ये उस कन्या को बहुत पसंद करते हैं और ये ऐसा चाहता है कि वो जो कन्या है उसको सबमिट कर दे, लेकिन जो कन्या है वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक प्रकार से अब कन्या को ये तो नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है और वो कन्या बहुत छोटे घर की है, लेकिन जो व्यक्ति है वो काम वासना से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और उसको ऐसा फील होता है कि अगर उसकी नज़र उस कन्या के ऊपर पड़ गई है तो ही डिजर्व्स टू गेट दैट गर्ल, मतलब वो लड़की उसको मिलनी ही चाहिए। तो ये जैसे कोई एक रूल है कि भाई हमारे को पसंद आ गई तो हमारी होनी चाहिए। तो उस लड़की को वो कई बार ऐसे हिंट्स देता है कि तू मेरे साथ इन्वॉल्व हो जा तो मैं तेरे को रानी बना दूंगा, यहाँ पर कोई तेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाएगा, तेरा रुतबा बढ़ा दूंगा। मतलब वो उसको हिंट देता रहता है कि तुम एक जैसे कीप बन करके मेरे साथ रहो। लेकिन वो जो कन्या है वो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ये उसको अप्रोच करता है अलग अलग बहाने से, ये जो चौधरी है, जो ठाकुर साहब है, करता है ये व्यक्ति, लेकिन वो लड़की मल्टीपल टाइम्स मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। एक बात इनको ऐसे नजर आती है दृश्यों के अंदर कि वो जो कन्या है वो पैसों की जो चमक, जो चकाचौंध होती है, उससे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है। तो ऐसा दृश्य सामने आता है कि जो चौधरी है, जो ये व्यक्ति है, जो रसूखदार व्यक्ति है, वो उस लड़की को अपनी, जैसे पावरफुल लोग होता है अपने साथ बहुत सारे लोग, वो करता है तो अलग से उसको कहीं पर घेर लेता है और फिर उसको जैसे मोलेस्ट करता है और जैसे उसका फ़ायदा उठाता है। और लड़की जो है वो कुछ कर नहीं पाती। व्यक्ति इतना पावरफुल है कि अपने सरपंच के पास जाने से भी लोग घबराते हैं। उसकी कंप्लेंट करना तो बहुत दूर है, लेकिन अगर उससे जुड़ी हुई कोई बात है, गलत हो रहा है जानते हुए भी सब लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। तो जो लड़की है, कई बार उसके साथ इस प्रकार से जैसे मोलेस्टेशन के उसके साथ इंसिडेंसेस हो जाते हैं। यहाँ तक एक दृश्य नज़र आता है, जो चौधरी है उसका घिनौनापन नज़र आता है, अपनी पावर का वो कैसे मिसयूज़ कर रहा है नज़र आता है। और फिर कुछ अलग दृश्य जो हीलर हैं उनको दिखाई देने लगते हैं और उन दृश्यों के अंदर इनको ऐसा नज़र आता है कि जो चौधरी हैं उसके कुछ खबरी हैं, दो विशेष खबरी हैं। उन खबरियों का काम क्या है? गांव के अंदर घूमना और लोगों के बारे में जानकारी निकालना। लोगों के बारे में किस प्रकार की जानकारी निकालना? किस व्यक्ति को कितने पैसे की ज़रूरत है? क्या गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पैसे से कमज़ोर है? किसके घर में क्या झगड़ा हो रहा है? कौन व्यक्ति कितना स्ट्रांग है? किसके पास कितना बैकअप है? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोनों जो खबरी है गांव में घूम घूम करके लोगों के बारे में पता करते रहते हैं। क्यों पता करते रहते हैं? क्योंकि ये जो चौधरी है, जो ज़मींदार है वहाँ के, ये व्यक्ति लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहता है, मतलब लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाता है। जब इसको पता होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा करता है कि जैसे उसके आसपास से गुजर जाना और एक प्रकार से पैसा उनको ऑफर कर देना कि भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कुछ कुछ ऐसा करना, उनके पास उनको लोभ देना ताकि उनके पास जो गहने हो, मतलब सब पता करवा लेता है कि ये गहने हैं क्या इनके पास कितनी ज़मीनें हैं, पैसों की कितनी ज़रूरत है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके जिसके गहने हथिया सकता है उसके गहने हथिया लेता है, जिसकी ज़मीन हथिया सकता है उसकी ज़मीन हथिया लेता है। और मजबूरी लोगों की जो है, अच्छा एक और चीज़ सामने आती है कि इस तरह की परिस्थितियां गांव के अंदर पैदा कर देता है कि लोगों को पता है कि ये कितना बड़ा क्रूक है और कैसे ये सब लोगों को लूट करके गरीबों को और गरीब बनाता है, उनके जीवन को नष्ट कर देता है। ये सब जानते हुए भी लोगों की ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि फिर भी वो इसके पास जाते हैं और इसके पास जा कर के फंस जाते हैं। और उनके जीवन के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जैसे किसी की ज़मीन है वहाँ सूखा पड़ रहा है, ज़मीन में पैदावार नहीं हो रही है, इन सब चालाकियों के पीछे इसी चौधरी का दिमाग होता है। वो जो दो लोग हैं कहीं पर जैसे
कुछ डाल दिया या ऐसी चीज़ें कर दी जिससे कि कोई ज़मीन बंजर हो जाए, या जैसे होता है ना कि कहीं पर क्या होता है, जैसे फिश फार्म होते हैं तो लोग जो चिढ़ते होते हैं क्या करते हैं, जहर डाल देते हैं पूल के अंदर। इस तरह की चीज़ें करना कि लोग मजबूर हो जाएं इससे पैसा लेने के लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हमने बना रखा है यहाँ पे दोस्तों कि मतलब लोगों को ना इस आदमी को बंधुआ मजदूर बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। लोगों को एक बारी के लिए पैसे भी देगा, पैसे के एवज में उनकी चीज़ भी रख लेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा कि वो कभी पैसे लौटा ना पाए, तो उनकी चीज़ भी इसकी हो जाती है। और उसके बाद ये कर्जे का ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो लोग पूरे जीवन भर इसके फ्री के नौकर बन करके रह जाते हैं। और तो यहाँ पे स्पेशल नोट में लिखा हुआ है कि सब कुछ हथिया भी लेगा, उनको बंधुआ मजदूर भी बना देगा और उनको भूखा भी रखेगा। अब जो बंधुआ मजदूर होता है ना दोस्तों, एक होता है मजदूर जिसको उसकी मजूरी मिलती है, एक होता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब गुलाम, स्लेव। तो वो आपके पास काम करेंगे और उनको काम फ्री में करना है, क्योंकि उनको ये समझाया जाता है कि तुम तो अपना कर्जा उतार रहे हो और काम क्योंकि फ्री में कर रहे हो तो तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए तो मैं जिम्मेवार हूं नहीं, लेकिन उनको जिंदा भी तो रखना है। तो कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको केवल एक टाइम का खाना देता है बस, और बंधुआ मजदूर जो है बना करके अपने पास रखता है। तो अनेकों अनेक लोगों को इस चौधरी ने जीवन भर भूखा रखा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। फिर आगे कहानी बढ़ती है। ऐसा पता लगता है कि जो खबरी है वो उसने जो चौधरी है उसको लड़की की एक जानकारी दे दी है, जिसको सुन करके चौधरी आग बबूला हो गया, उसने अपना आपा खो रहा है वो। और उसको ये पता लगता है कि वो जो लड़की है वो गांव के एक लड़के से प्रेम करती है बहुत ज़्यादा, और वो जो लड़का है वो कोई अमीर लड़का नहीं है, वो किसी गरीब घर का ही लड़का है। जैसे वो लड़की है वैसे ही वो लड़का है। तो ये बात जैसे ही चौधरी को पता लगती है, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो ऐसा सोचता है कि मैं इतना रसूखदार, इतना पैसे वाला आदमी, मेरे पास इतनी धन संपदा है, और ये लड़की मेरे प्रति आकर्षित ना होकर के उस 2 कौड़ी के लड़के से आकर्षित हो रही है। तो ये वाली बात चौधरी के दिमाग में घूमती रहती है और बहुत ज़्यादा इसकी ईगो हर्ट हो जाती है। यहाँ पर बार बार एक बात है कि ऐसा नहीं है कि जो चौधरी है वो कन्या से प्रेम करता है। कई बार क्या होता है, लव ट्रायंगल वाला एंगल होता है कि आप बहुत प्रेम करते हो किसी से और आप देख नहीं पा रहे उसके साथ। यहाँ पर बात प्रेम की नहीं है, यहाँ पर बात है काम वासना की और बात है अहंकार की। तो वो जो लड़का है उसका ऐसा दृश्य सामने आता है कि अब इसको पता लग गया है, अब दूसरे लोग चौधरी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन चौधरी तो जा सकता है ना। तो ये गांव की पंचायत के अंदर इस बात को फैला देता है कि वो जो लड़की है और वो जो लड़का है वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। गांव की पंचायत के अंदर उनको घसीट करके लाया जाता है। अब चौधरी को तो ये लड़की चाहिए थी, तो चौधरी कुछ इस प्रकार की कहानी बना देता है या कहानी को गढ़वा देता है वहाँ पे कि ये जो लड़का है, लड़का ही इस कन्या के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये वो समय है जब गांव के अंदर पूरी तरह से एक कल्चर है कि एक ही गांव के लड़का लड़की तो भाई बहन होते हैं। तो लड़के, तूने इस लड़की की तरफ देखा भी कैसे? जो पंचायत होती है, चौधरी ने उसके अंदर अपने लोग खड़े किए होते हैं और उन लोगों को जैसे वो आदेश दे देता है भड़का कि भी भड़कना है, और भड़क करके वो जो लड़का है उसको मार मार के उस लड़के को मार ही देते हैं। मतलब वो पंचायत में समझाने वाला काम नहीं होता, उस लड़के का मर्डर ही होता है। अब जब वो लड़के को पूरी तरह से मार दिया जाता है तो चौधरी सोचता है कि अब जो ये लड़की है अपनी मर्जी से मेरे पास आएगी, क्योंकि एक होता है कि भाई मोलेस्ट तो उसने कर लिया, ये कर लिया, लेकिन एक अपनी ईगो इस चीज़ में भी होती है ना कि तू चल करके मेरे पास आ। लेकिन जो लड़की होती है वो अभी भी चौधरी को सबमिट नहीं करती है। वो थोड़ा जैसे परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, दुख में चली जाती है, लेकिन इसको वो फिर भी सबमिट नहीं करती, इसको स्वीकार नहीं करती है। तो चौधरी फाइनली क्या करता है, तांत्रिक के संपर्क में जाता है, किसी तांत्रिक के, और उस कन्या को अपने वश में करने के लिए उस कन्या के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा देता है। दोस्तों, जब चौधरी उस कन्या के ऊपर तांत्रिक क्रिया कराता है वशीकरण वाली, तो उसका पर्पस ये होता है कि कन्या इसके प्रति अब आकर्षित हो जाएगी, लेकिन उस कन्या का जो उसका प्रेमी मर गया है
उसके प्रति प्रेम इतना ज़्यादा होता है, उस प्रेम की शक्ति इतनी प्रचंड होती है, उनका आकर्षण या उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण इतना प्रचंड होता है कि वो तांत्रिक क्रिया इस कन्या को वश में नहीं कर पाती है, मतलब वशीकरण नहीं हो पाता है, वो चौधरी की तरफ आकर्षित नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी तांत्रिक क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो लड़की है, जो कन्या है, उसका दिमाग हिल जाता है। जैसे इंसान हाफ मेंटल हो जाता है ना, वो मतलब है भी नॉर्मलसी के अंदर भी है, लेकिन अजीब अजीब हरकतें करता है ना, हो जा। तो जो कन्या है वो कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि उसका, वो इनके तरफ तो नहीं जाती, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, जैसे उसको चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती है। और जैसे हमने लिखा हुआ है कि शी काइंड ऑफ बिकम्स हाफ मेंटल, और जो उनकी लाइफ है, फिर ऐसा जीवन आगे देखने में आता है हीलर को कि पूरा जीवन भर फिर जो गांव के लोग हैं वो उसको पागल लड़की, पागल लड़की, पागल 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 कह करके बुलाते हैं, और वो पागल बन कर के घूमती रहती है, जहाँ तहाँ कहीं कुछ मिल गया तो खा लिया, है ना। जैसे वो यहाँ से बिल्कुल खाली हो जाती है, उसको कोई भी चीज़ फिर समझ में आना बंद हो जाती है। चौधरी को तो सबमिट नहीं करती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो पूरा दृश्य सामने आता है, जो पूरा जीवन सामने आता है, काफ़ी पुराना एक जीवन सामने आया था, ये इमीडिएट पास्ट लाइफ नहीं थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी किरदार सामने आए इस कहानी के अंदर, कौन व्यक्ति कौन सा किरदार है। सबसे पहले तो जो चौधरी है, जो इतना ईगोइस्टिक है, जिसको अपने पैसे का इतना ज़्यादा घमंड है, वो और कोई नहीं है, हमारी क्लाइंट ही हैं, जिन्होंने अपना ये एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर का सेशन रखवाया था कि भैया मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज क्यों है ना। तो जिस चीज़ का इंसान अहंकार करता है, अभिमान करता है और सोचता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, फिर उसी चीज़ से उसको बहुत दुख मिलता है ना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पैसे का जैसे अहंकार और दुरुपयोग बहुत किया है ना। दुर्योधन बोलते हैं इनको ना, मॉडल दुनिया के धन का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति क्या है, दुर्योधन है ना। और चलिए आगे बढ़ते। फिर जो कन्या नजर आई थी, जिस कन्या को ये प्राप्त करना चाहते थे, जिस कन्या को इतना मोलेस्ट किया गया, वो और कोई नहीं है, इनके इस जीवन के ससुर जी हैं। जो लड़का था जिसका मर्डर करवा दिया गया था, वो इनके ससुर जी की वही प्रेमिका हैं, वही गर्लफ्रेंड हैं जिनके साथ वो इन्वॉल्व थे। इनके इस जीवन के दोनों बेटे जिनको लेकर के परेशान रहती हैं, ये दोनों बेटे वो दो खबरी हैं जो गांव में जा जा करके लोगों की खबरें निकाला करते थे, ताकि उनका जो चौधरी है उनको अपने पूरे ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बना सके, बंधुआ मजदूर बना सके, लोगों का फ़ायदा उठा सके। ये बात सामने आती है कि अभी जो तांत्रिक क्रिया इनके ससुर ने और उनकी प्रेमिका ने मिलकर के कराई है, उसके माध्यम से 4 प्रेत आत्माएं जो हैं वो इन लोगों के ऊपर हावी हैं। जो 4 प्रेत आत्माएं हैं वो भी ये जो जीवन सामने आया था इसी जीवन से जुड़ी हुई हैं। जो ये एज चौधरी लोगों को भूखा रखते थे, एक टाइम की रोटी देते थे लोगों को, बंधुआ मजदूर बनाते थे, ये 4 आत्माएं ऐसे ही, इन्होंने तो न जाने कितने गरीबों को प्रताड़ित किया और उनका फ़ायदा उठाया, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो कि अपने पेन की जो एनर्जी होती है उससे बाहर नहीं आ पा रहे होते। तो उसी जीवन के प्रताड़ित किए हुए लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो कि प्रेत योनि के अंदर चले गए हैं और तांत्रिक क्रिया के माध्यम से वही इनके ऊपर और इनके बच्चों के ऊपर हावी है। तो इसी से क्लैरिटी आई कि भाई इन सोल्स ने इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रोकी हुई है। अगर कुछ होता भी है तो ये वो चीज़ों को गिरा देती हैं, पैसा इनके पास नहीं आने देती। जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए आपको किसी के साथ बिजनेस करना है जो कि आपके पास आ रहे हैं, तो आत्मा उनको भटका देती है, दूसरों की दुकानों पे भेज देती है, इनके पास नहीं आने देती। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। आगे और गाइडेंस वगैरह भी बताते हैं। अच्छा, स्पेशल थिंग जैसे हमने लिखा था, जब हमारे जो हीलर हैं, जो बहन हैं, उनकी मीटिंग क्लाइंट के साथ कराई जाती है, तो वो क्लाइंट को ऐसा बताते हैं कि देखो, पूर्व के जीवन में ना वो कन्या जिसको आपने बार बार मोलेस्ट किया था, है ना, वो ना दिमागी तौर से परेशान हो गई थी, सुन्न हो गया था,
तो हीलर ने इनको बताया कि मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है या मुझे भोलेनाथ ने ऐसा दिखाया है कि आपके जो ससुर जी हैं उनको भी ज़्यादा कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, है ना। उनकी जो नौकरी वगैरह भी है, कोई छोटे लेवल की सरकारी नौकरी वगैरह टाइप कुछ लग गई थी उनकी, लेकिन दैट हैपेंड विद लक। उनको ज़्यादा कोई बात समझ में नहीं आती, उनका दिमाग शून्य रहता है। क्या ये बात सही है? तो क्लाइंट ने हमारे हीलर को बताया कि बहन हाँ, ये बात तो मतलब है कि हमारे ससुर जी को पहले दिन से मैं देख रही हूँ, उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आते। हम इस चीज़ से भी तो हम परेशान हैं कि हम उनको समझाते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। हमेशा से लोग बोलते हैं कि इसका दिमाग ना शून्य सा ही रहता है। तो देखिए कैसे चीज़ें टैली हो जाती है। अब ये चीज़ तो क्लाइंट ने पहले बताई नहीं थी कि भी ससुर जो है उसका दिमाग शून्य रहता है। तो ये बात ऐसे सामने आती है कि पूर्व के जीवन के अंदर इतनी खतरनाक तांत्रिक क्रिया उस बच्ची पे कराई थी वशीकरण करने के लिए, जो वशीकरण तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो दिमाग उसका पूर्व के जीवन में शून्य हो गया था, वो समस्या आज भी उसके साथ चल रही है। बच्चों की जो मेन दिक्कत है, बच्चों की मेन दिक्कत इविल सोल से जुड़ी हुई है। इविल सोल्स ना केवल फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो जो सोल्स हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं कि यही वो दो लोग हैं जो कि हमारे घरों में घुस करके जो हमारे घरों में आए। इन्होंने प्रिटेंड किया कि हमारे दोस्त हैं, इन लोगों ने प्रिटेंड किया कि हमारा भला चाहते हैं, और इन्होंने हमारे को चौधरी के पास फंसवाया। तो वो जो सोल्स हैं इसीलिए इनके दोनों बेटों को भी परेशान कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ चौधरी विलन नहीं है, उसका साथ देने वाले लोग भी तो विलन है ना। तो बेटे, छोटा बेटा क्यों गुस्सा करता है, बड़े वाला जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बीमार क्यों रहता है? तो क्या होता है दोस्तों कि सोल्स जो होती है वो ना प्रभाव डालती है। किसी का कोई वीक पॉइंट हो जाता है, किसी का कोई वीक पॉइंट हो जाता है। तो अब जो है फिर फाइनली कहानी सारी सामने आ गई। ये समझ में आता है कि जो इन्होंने जैसे उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई, उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उन दोनों को अलग कर दिया, उसी का एक प्रकार से तांत्रिक क्रिया करा करके इनके साथ लिया जा रहा है, इनसे उसी माध्यम से परेशान कर रहे हैं। अच्छा, फिर यही होता है ना, वही माध्यम बनता है। वो 4-5 प्रेत आत्माओं ने भी तो अपना बदला लेना है ना। तो फिर कहानी इस प्रकार से बन जाती है, ड्रामा इस प्रकार से बन जाता है कि भी वो भी कि कुछ ऐसा होगी, वो भी यूटिलाइज हो सकें, वो भी इनके घर पे आके परेशान कर सकें। अच्छा, जो स्पिरिट गाइड है उनसे गाइडेंस क्या आता है? सबसे पहले तो गाइडेंस ये आता है कि जो ससुर जी हैं और वो जो कन्या है, दोबारा से ससुर वो लड़की जिसको मोलेस्ट किया गया इनके द्वारा ही करते थे, और पूर्व के जीवन की वो कन्या जो कि आज उनकी गर्लफ्रेंड है। ये क्लियर गाइडेंस आया है कि आप उनके बीच में से हट जाओ। ये जो आपका बार बार संकल्प चलता है ना कि आप इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, ये आपके पूर्व के जीवन की ही एनर्जी है जो बार बार इमर्ज हो रही है, क्योंकि पिछले जीवन में भी तुम इनको अलग कर देना चाहते थे और तुमने कर भी दिया था। गाइडेंस ये आया है कि ये जो जीवन आपका देखा गया या दिखाया गया, आप तो इस जीवन के अंदर पहली बार इन्वॉल्व हुए थे इन दोनों के साथ, लेकिन आपके ससुर और उनकी जो प्रेमिका है, इनका और बहुत पुराना और कई सारे जन्मों का कनेक्शन है। उनके आपस में बड़े कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका आपस में जो है बंधन है, गुत्थियां उलझी हुई हैं। आप उस गुत्थी के बीच में जबरदस्ती घुस गए हो। अपने आप को उस गुत्थी से बाहर निकाल लो। वो जो भी कर रहे हैं, आपको आज से ये संकल्प करना बंद करना है कि वो दोनों अलग हो जाए। वो जो करते हैं वो उनकी मर्जी है, वो कैसे इन्वॉल्व है कैसे नहीं है, आपको इस चीज से विशेषकर बाहर रहना है, उनके प्रति संकल्प नहीं चलाना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस। दूसरा, फिर इनके लिए आया, देखो दोस्तों, जो हम ज्योतिर्लिंग के पर्चों के बारे में हम बात करते हैं, देखो हमारे साथ जो हीलर्स हैं वो खुद जो है परमपिता परमात्मा शिव के जो अलग अलग स्वरूप हैं, है ना, जो उनके कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, उनकी साधना करते हैं सारे, है ना। हमारे अपने हीलर जो हम खुद भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फिर आपके जो इष्ट होते हैं, जिन शक्तियों से आप जुड़े हुए हैं, गाइडेंस, कुछ जो चीज़ों का सोल्यूशन हमारे को पता होता है, उस रीति भी गाइडेंस आता है। तो इनके केस के अंदर भी जो पर्चे हैं उनकी सेवा करनी है, ये गाइडेंस आया। तो जो क्लाइंट हैं उन्होंने बताया कि पहले से मैं हितेश भाई की वीडियोस देखती हूँ, तो मैंने तो मंगवा रखे हैं, तो बताओ इन पर्चों को यूज़ कैसे करना है, मेरे पास तो आने वाले हैं। तो हीलर ने इनको बताया कि देखो, जो पर्चे हैं इनके अंदर भोलेनाथ के 18 कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो पर्चे से रेडिएट होती है।
जिसका मतलब है जिस किसी के घर के अंदर जाएंगे, जिसके हाथ में पर्चे रखे जाएंगे, उनका कल्याण होता चला जाएगा। पर्चों ने तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन पर्चे मंगा करके कुछ पर्चे अपने घर में रखो, कुछ पर्चे हमेशा अपने साथ रखो। दोनों बच्चे जो हैं, आप इस चीज़ को इंश्योर करो कि उनकी जेब के अंदर वो पर्चा रहे, तो उसके वाइब्रेशन से जो है उनके ऊपर सोल्स का असर बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा, जिस किसी को आप पर्चा दोगे उनको आपको ये संकल्प करना है कि इससे जो भी शक्ति रेडिएट होगी उससे सामने वाले के घर के अंदर सुख आए, समृद्धि बढ़े, बहुत उनकी तरक्की हो, उनके फाइनेंस बहुत बहुत ग्रो करें। ये संकल्प लेकर के आप करेंगे तो आपके जो फाइनेंसेस है उनका भी जो रास्ता है वो खुलता चला जाएगा। दूसरा, विशेषकर ये बात आई, देखिए बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि गाइड्स बता देते हैं कि भाई जो सोल्स वगैरह है अभी इनकी मुक्ति तो होएगी नहीं, बहुत कड़ा तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है। लेकिन इनके केस के अंदर विशेष भोलेनाथ ने ये मैसेज दिया कि जो 4 सोल्स आपके परिवार पे हावी हैं, भोलेनाथ को महाकाल के रूप में याद करने से, महाकाल जी की एनर्जी, रेड कलर की एनर्जी को अपने अंदर भर करके चारों दिशाओं में अगर आप फैलाते हैं, संकल्प करते हैं कि आत्माएं सर्वबंधन मुक्त हो जाएं, तो इन आत्माओं की मुक्ति बहुत ही जल्द हो सकती है। तो आपको महाकाल रूप के अंदर भोलेनाथ को याद करना है और आपको जो है ये जो मुक्ति है ये कार्य आपको कराना है। अब दोस्तों, जब ये बात हीलर ने इनको बताई तो जो बात फिर सामने से क्लाइंट ने बोली, दोस्तों वो बात जो है कहानी को थोड़ा बिगाड़ देती है, सॉल्यूशन को थोड़ा बिगाड़ देती है। जो क्लाइंट है उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर एक बार करने से हो जाएगा, मैं महाकाल जी का करके इनको भी मुक्त कराना है, एक बार करने से हो जाएगा? तो क्लाइंट को बताएगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एक बार करने से हो जाएगा? तो क्लाइंट ने पूछा कितनी बार करने से होगा, मतलब अब ये जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, ये मुक्त हो जाएंगे ना, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना? देखिए दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम आप ठीक करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई समस्या नहीं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी हमारी प्यारी बहन है, भाई देखो जैसा भी उनका पार्ट रहा, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कोई पाप ना हुआ हो, ठीक है? पाप आप करके आए हो, आप उसको झेल रहे हो। किसी की हत्या करवा दी, उस तो अक्षम्य अपराधों के अंदर आता है वो, लेकिन जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन आज जब आप ये पाप को आप धोना चाहते हैं, इसकी एनर्जी को आप रिवर्स करना चाहते हैं, अपने जो आपके नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स हैं आप उनको ब्रेक करना चाहते हैं, ये करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ आवश्यक है वह है भावना। आपकी भावना क्या है? तो यहाँ पर हमारे जो हीलर हैं उन्होंने बहन को बोला कि देखो बहन, मुक्ति तो हो सकती है, लेकिन जब आप मुक्ति कराने के लिए बाबा को याद करेंगे, मुक्ति कितनी जल्दी होगी या कितनी देर से होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी भावना ये है कि आपका भला हो जाए, या आपकी भावना ये है कि मैंने इतना बुरा काम कर दिया किसी के साथ, हे भोलेनाथ अब ये प्रेत रूप में भटकते ना रहें, मुझे तो तकलीफ़ दे रहे हैं लेकिन ये खुद भी बहुत तकलीफ़ के अंदर हैं, हे भोलेनाथ इनको, इन बच्चों को इनकी तकलीफ़ से मुक्त कराओ। क्या भावना है दोनों में से? तो जो दूसरी वाली हमने बात बोली, उसके अंदर किस चीज़ की एनर्जी है? रियलाइजेशन की एनर्जी है। आप परेशान हो, लेकिन इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी अगर आपका कंसर्न केवल ये है कि मेरी प्रॉब्लम फटाफट कैसे सॉल्व होएगी, मेरे बच्चे फटाफट कैसे ठीक होंगे, तो ये इस बात को दिखाता है कि आपने जो किया आपको उसका पछतावा नहीं है। और जब पछतावा नहीं होता तो पुरुषार्थ काम नहीं करता, या अगर करता भी है तो उसका असर बहुत कम होता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरह फिर वो काम करता है ना? क्योंकि आपके अंदर आज भी दूसरों का कल्याण करने की भावना नहीं आ रही है। इतना कुछ आपके साथ हो रहा है, यू आर स्टिल नॉट लर्निंग द लेसन, है ना? ऊपर ऊपर से एक होता है ना, कर्म कांड में क्या होता है, हम क्यों बोलते हैं कर्म कांड से ऊपर उठ करके साधना की तरफ आप आइए? क्योंकि साधना में जो भावना होती है, भावना से आप एनर्जी को इमर्ज करते हो। और कर्म कांड में क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कोई भी चीज़ कर लो, कोई भी बुरा काम कर लो, हम तो जाके गंगा जी जा करके हम स्नान कर लेंगे, गंगा जी नहा आएंगे, है ना, जा करके बस पाप धुल जाएंगे हमारे, गंगा जी से पाप धुल जाते हैं, है ना?
पाप धुलते हैं उनके जो कि अपने अंदर रिग्रेट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि सोच रहे होते हैं कि भाई ये जो मुझसे गलत हुआ है ये दोबारा ना हो, और बस कुछ ऐसा हो जाए भोलेनाथ कि जो भार है अभी थोड़ा मैं उसमें से बाहर निकलूं, ताकि जो मुझे अब अच्छा करना है, जो मुझे अब कल्याण करना है, आपके मार्ग पे जो मुझे चलना है, उसकी मुझे शक्ति मिल सके। बाबा मैं ठीक करना चाहता हूँ सब कुछ, अब गलत काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे में तो भार कटता है। लेकिन जो लोग प्लानिंग ही जिनकी यही है कि कुछ नहीं, जो मर्जी कर लो, फिर जाकर के जो है पादरी जी हैं उनको जाकर के बस बता दो मुझसे क्या क्या पाप हुआ, बस उसकी माफ़ी मिलेगी, अपने काम करते रहो और बताते चले जाओ। नहीं, यहाँ पे अपने काम करते चले जाओ, गंगा जी में नहा लो, बस ये जैसे वो प्लान करके बैठे हो ना कि बुरा काम कर लो, अपने पास तो प्रोसीजर है जी बस, है ना। तो वो जो कर्म कांड का जो भाव है, ये एक प्रकार के, फिर ऐसा नहीं कर्म कांड काम नहीं करते, लेकिन जो भावना है, जो इस प्रकार की जो भावना है ना, जैसे एक होता है कि किसी से क्राइम हो जाता है, एक है बंदे की मेंटालिटी क्रिमिनल होने की है ना। तो जिसकी मेंटालिटी क्रिमिनल होने की है, जो करना ही गलत काम चाहता है, आई सही मायने में तो उसको क्रिमिनल बोला जाता है ना। तो जो बहन है, हमारी प्यारी बहन है, अब जैसे भी है, तो हमारा जो मैसेज बहन के लिए यही है कि बहन, अगर भावना आज भी इमर्ज नहीं कर पाए हो तो परेशानी बहुत लंबे समय तक चलेगी। यहाँ पर तो प्रेत आत्माएं 4 नज़र आ रही हैं, लेकिन सोचो उस जीवन के अंदर कितनों का जीवन बर्बाद करके आए होगे, कितनों की बद्दुआएं साथ चल रही होंगी। इतना आसान नहीं है भैया, है ना। तो भोलेनाथ की कृपा हमारे को चाहिए, सबको चाहिए। हम उनके बच्चे हैं, आप भी उनके बच्चे हो, जो भी करके आए हो सहायता मिलेगी, लेकिन सहायता की इंटेंसिटी इस चीज़ से डिफाइन होगी कि आज भी अपना ही मतलब नज़र आ रहा है, या जो करके आए हो सचमुच में आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, सचमुच में क्षमा का, रिग्रेट का भाव आपके अंदर है। और इसलिए थोड़ा दोस्तों हम ये भी बोलते हैं, हालांकि जो हमारे लावण्या बहन है, जो कि ये 3rd आई जो एडवांस प्रॉक्सी PLRs करते हैं, हालांकि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसीलिए हमारे वीडियोस के अंदर में इस बात को हम रेकमेंड करते हैं कि अगर हो सके तो आप जो रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन है उसको पहले प्रेफरेंस दें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो हमारी प्यारी बहन है, अब उनको तो वरदान है और उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी आप उनके मुख से सुन रहे हो। हाँ, आपके सामने ऐसी बातें आ रही हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार वाकई में जेन्युइन बता रही हैं, क्योंकि वो कई सारी चीज़ें आपको ऐसे भी बता रही हैं कि आपने मेंशन नहीं करी थी, तो हमारे को समझ में आया था कि ठीक है, उनको ठीक दिखाई दिया, सही सोल्यूशन मिला। लेकिन जब आप एक रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारी यात्रा आप खुद देखते हो, खुद आपको अपनी पर्सनालिटी नजर आती है, खुद आप रियलाइज करते हो कि यार मैं कितना क्रूर हूं, मैं कैसा करता हूं, मेरी सोच कैसी है। थोड़ा सा जो ये रिग्रेट हमारे को अपने अंदर अपने कर्मों को लेकर के, अपने विकर्मों को लेकर के जनरेट करना होता है, एक रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है ना। अब जिसका होता नहीं है तो फिर वो उनको आंसर्स तो चाहिए, तो चलिए इस मेथड से वो करते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने बोला प्यारे भाइयों और बहनों, ये फिर गाइडेंस इनको प्राप्त होता है, और जो हमारे हीलर हैं उन्होंने लास्ट में इनको 5-7 मिनट थोड़ी इनको हीलिंग भी दी उसके बाद, जिससे जो इनके अंदर का भारीपन है इनको बहुत लाइट फील होने लगा। हम आशा करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि जो वीडियो हमने आज बनाया इससे आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा, आपको इससे कुछ शिक्षा मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।